हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो कि सी टेट पेपर 2 एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज जो है मैं जो डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ 21 जनवरी का पेपर, 21 जनवरी जो लास्ट पेपर हुआ था वो। और इस क्वेश्चन को देखकर जो है ना, जब मैं पेपर आया था तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, क्योंकि जब मैंने ज्योग्राफी करवाया था मैं बार बार बोलती थी कि सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पर फोकस होकर कीजिए और एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने खुद भी प्रैक्टिस करवाया था और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने आप लोगों को उस टाइम तक क्लास 6 और 7 और 8 का जो है 2 चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दिया था। अगर आप लोगों ने जो है उसे अच्छे से कर लिया होगा तो आप देखेंगे कि इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे जो है कुछ लोगों को लगेगा कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ कितना खुशी होती है ना कि जब करवाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आ जाए। तो मुझे सच में ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा हुआ था। और बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि मैम बस सिर्फ पीडीएफ भेज दीजिए। देखिए, पीडीएफ आप पढ़िए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले जो है ना चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती है। जब समझते हैं ना तो उसी टाइम जो है हमारा क्लियर हो जाता है। जब फिर उस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आप लोग जो है बहुत ही मतलब जो चीज थोड़ा बहुत रहेगा फिर उससे जो है आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो आज जो मैं पेपर आप लोगों को करवा रही हूँ 21 जनवरी का पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ ज्योग्राफी वाला पार्ट लिया है। और इसका मेन रीजन है क्योंकि मैंने ज्योग्राफी जो है आप लोगों को पूरी कंप्लीट करवा दी है। क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी की बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 8 के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो इस हफ्ते ही जो है ये दोनों चैप्टर जो है आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग जो है पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो एक हेल्प मिल जाए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता कौन सा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये ग्लोब है। ग्लोब में आप लोगों को सबसे पहले जो है सबसे बीच में जो है एक रेखा होती है, वो होती है विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उससे ऊपर वाली रेखा जो होती है ये कौन सी होती है, कर्क रेखा, और ये कितना होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, अक्षांश यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये अक्षांश आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है इसके बाद जो है यहाँ पर आती है मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा, और ये कितना होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश होता है और ये उत्तरी अक्षांश होता है और नीचे वाला जो है दक्षिणी अक्षांश होता है। अब यहाँ पे विश्व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, तो देखिए, जो ये कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये वही क्षेत्र होता है जहाँ का जो तापमान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तापमान होने के कारण जो है यहाँ पे जो है उष्णकटिबंध यहाँ पे वर्षा जो है सबसे अधिक होती है, और इसीलिए जो है इस क्षेत्र में जो है वर्षा अधिक होने के कारण जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बोला है ना, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि इस क्षेत्र में जो है सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद किसी भी क्षेत्र में जो है किसी भी क्षेत्र में सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं होगा, सूर्य जो है झुका हुआ होगा। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त होता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है सीधे सर के ऊपर पड़ती है। महासागरों से घिरा हुआ है, नहीं। दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, बिल्कुल, ये तो करेक्ट है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, नहीं। सूर्य की किरणें तिरछी कब पड़ेगी, कर्क और मकर रेखा के बाद वाले क्षेत्र में। ठीक है, अस्तल रुद्र क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखो, अस्तल रुद्र क्षेत्र आप सोचेंगे क्या होता है, तो अस्तल रुद्र क्षेत्र जो होता है ना, जो चारों तरफ जो है स्थल से घिरा होता है। ठीक है, और इसको जो मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ये विषुवत रेखा होता है, ये कर्क रेखा होता है, ये मकर, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। फिर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश तक ये जो होता है ना आर्कटिक वृत्त होता है। ये आर्कटिक वृत्त लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, आर्कटिक वृत्त। और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है। ठीक है,
कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि मकर और कर्क रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, उसी तरह से कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में जो है शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। ठीक है, जो 66.5 अक्षांश दिख रहा है ना, ये आपका आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी आर्कटिक वृत्त। ठीक है, मकर और दक्षिणी ध्रुव बीच के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें जो है थोड़ी तिरछी मतलब झुकी हुई होती हैं। अब क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से जो है आप लोगों को ना मैं हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। हिस्ट्री क्लास 6 जो है आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास की हिस्ट्री बहुत जल्द ही मैं जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे इस हफ्ते ये कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी 2 चैप्टर जो रह रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। बहुत ज़्यादा जरूरी है, कितना भी पढ़ लें लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे पूरा बताऊंगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है घुमा के पूछे तो वो आपसे गलत ना हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कामयाब तभी होगा जब आप जो है इस पे काम करेंगे। आप खुद जो है मतलब कि आप इस पे जो है पढ़ेंगे, इस तरीके से उस चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। एक डेफिनेटली जो है मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, यहाँ से एक मदद आप लोगों को जरूर मिलेगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट, पटसन को क्या बोला जाता है, जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया कि जो भारत और बांग्लादेश है ना, ये जूट का जो है अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। और आपको जो है मैंने कृषि वाले चैप्टर में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से करवाया था आपको, और ये जो है क्लास 8 की ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो पटसन होता है ये जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से विकसित होता है, तो मतलब ये पॉइंट तो सही है। ठीक है, जिसने भी पढ़ा होगा ना उसके कोई भी गलत नहीं होगा। और मैं डेली टारगेट भी दे रही हूँ आप लोगों को। कोशिश ये रहती है, जैसे 3 चैप्टर मैंने 6 क्लास की ज्योग्राफी दिया था, अब आगे आज देने वाली हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप डेली जितना दिया जाता है ना उतना पढ़ते जाएंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि आपका एग्जाम तक जो है एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, मतलब कि इसे जो पर्सन है ना, इसे बहुत ही उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान, जब उच्च तापमान की आवश्यकता होती है तो निम्न तापमान वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर उच्च तापमान मतलब तापमान अधिक है तो वहाँ पे वर्षा बहुत तेज होगी। ठीक है, भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ए, बी और डी सही है। देखिए कहाँ पर है ये बी, डी, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। देखिए उच्च तापमान और भारी वर्षा का सीधा सीधा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया, किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत का छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, लद्दाख को। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये देखिए, भौगोलिक सामीप्य के कारण नहीं, धार्मिक समानता बिल्कुल, तिब्बत जो लद्दाख में जो लोग का कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं तिब्बत से मिलता जुलता है, तो धार्मिक समानता बिल्कुल, समान भोजन बिल्कुल, भाषाई समानता, तो भाषा भी जो है उनकी जो है तिब्बत लोगों से मिलती जुलती है, इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत। तो 2, 3, 4 ये तीनों ही सही है, मतलब पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। हम सब लोग जानते हैं ये चीज़ें। देखिए क्वेश्चन में ही जो आंसर है ना आपके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि ये पूछ ले, तो क्योंकि ज्योग्राफी के ना क्वेश्चन अगर आप समझ के करेंगे ना, तो अगर आप एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता, और थोड़ा सा समझ के कर लेंगे ना ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और आपका जो सिविक्स है इसके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। हिस्ट्री में थोड़ा सा रहता है जिसे मैं अच्छी तरह से करवाऊंगी, पूरी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो फैली वायु है, पृथ्वी के चारों ओर जो फैली वायु है उसकी पतली परत को क्या कहा जाता है, वायुमंडल। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो वो कौन सी चीज है जो पृथ्वी के वायु को जो है पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, सूर्य की ऊष्मा बिल्कुल भी नहीं, पृथ्वी पर चट्टान और महासागर के कारण बिल्कुल भी नहीं, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सही। तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वायु जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है क्या रहती है, बनी रहती है। अब एक चीज़ और क्वेश्चन को आपको समझ लीजिएगा, जो वायु है क्योंकि वायुमंडल किसे कहते हैं, क्योंकि जो वायु है पृथ्वी के चारों ओर चारों तरफ जो है छाई रहती है, इसे क्या कहा जाता है, आपका वायुमंडल। और वायुमंडल कहा जाता है। और यहाँ पे जो है वायुमंडल को जो है कितने भागों में बांटा गया है,
आपको याद होना चाहिए, इसको जो है पूरा 5 भागों में जो है बांटा गया है। सबसे पहला जो है क्षोभ मंडल होता है, सबसे निचली परत जो होती है वो कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। दूसरी समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल, और फिर उसके बाद होता है बहिर्मंडल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये जो इसकी ऊंचाई जो है 10 किलोमीटर, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये 10 नहीं 10 से 12 तक जो है इसकी ऊंचाई जो है होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है क्षोभ सीमा किसे कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जो बीच सीमा बनाता है उसे जो है क्या कहा जाता है, क्षोभ सीमा। ये समझाने के लिए जस्ट सीधी सीधी रेखाएं हैं, वैसे यहाँ तक है। फिर ये जो है 40 से 48, ये 48 किलोमीटर तक जो है समताप सीमा, मतलब समताप मंडल जो है 48 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद जो है आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल जो है लगभग आप लोगों का जो है 85 किलोमीटर मान के चलिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है बाहिर्मंडल, और बाह्य वायुमंडल बोलो या बहिर्मंडल बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका जो है इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है, क्षोभ, समताप, मध्य और बाह्यमंडल। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कई बार क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि हवाई जहाज जो है किस मंडल में बहता है, तो समताप मंडल में। याद रखिएगा कौन से मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, देखिए ये दिखाने का मेन मकसद है कि आप लोगों को इसके थ्रू जो है अच्छे से याद रहे। ठीक है, और समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन जो है सूर्य की आने वाली हानिकारक किरणों से जो है आपको जो है क्या करती है, रोकती है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं जो उसे जो है रोकती है हवाई जहाज। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंडल जो है मौसम संबंधी घटनाओं से, जैसे ओला वर्षण, इन सब से जो है बादलों से जो है मुक्त रहता है, तो वो होता है समताप मंडल। ठीक है, मध्य मंडल, मध्य मंडल जो है यहाँ पे जो है उल्का पिंड, आने वाले उल्का पिंड जो है वो जाके यहाँ पे जो है जल जाते हैं। ठीक है, तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो कौन से मंडल में पाए जाते हैं, तो वो बाह्य वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कई बार मैं जो है बोलती हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि थोड़ा सा मतलब अपनी जो बोलने का धीरे रखूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिनट। पवन सड़क पर गिरी हुई जो सूखी पत्तियां होती हैं उसको उड़ा देती है। पवन कैसे बहती है, कितना आसान क्वेश्चन है। पवन कैसे बहती है, तो मैंने अच्छी तरह से जो है अभी समझाया था, एक दिन और क्वेश्चन करवाए थे। तो उच्च दाब से जो है पवन निम्न दाब की ओर, वायु दाब क्षेत्र की ओर जो है बहती है। ठीक है, पवन उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो देखिए निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। संघनित वायु की कमी नहीं, पौधों और जीव जंतुओं की गति से बिल्कुल भी नहीं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो है गति होती है। देखिए निम्न दाब क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ का तापमान जो है बहुत ही अधिक होता है, वो कौन सा क्षेत्र होता है, निम्न दाब क्षेत्र। और कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है तापमान सबसे अधिक होता है, सूर्य सीधे के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, तो यहाँ से जो है पवनें जो है नीचे की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है ऊपर से नीचे की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है बहती हैं। अब इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि पवन की जो गति है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में। तो याद रखिएगा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर तो पवन बहती है, ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और इधर जो है दक्षिण गोलार्ध में नीचे से जो है ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र है, और ऊपर जो है यहाँ पे क्या है आपका निम्न दाब क्षेत्र है। तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय जो निम्न दाब क्षेत्र है इसमें जो है 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश तक जो है डोलड्रम चलती है। इसको आपको पता होना चाहिए। हार्श अक्षांश जो है 30 से 35 डिग्री के बीच में हार्श अक्षांश कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो निम्न दाब का जो क्षेत्र होता है इसमें जो है पौने जो चलती हैं, व्यापारिक पौने चलती हैं, व्यापारिक पौने जो एक ही दिशा की ओर चलती हैं। ठीक है, अब ये कौन सी है, देखिए ये निम्न दाब के क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी व्यापारिक पौने और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी व्यापारिक पौने। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी व्यापारिक पौने। तो जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, वहाँ पे जो है कौन सी पवन चलती है, व्यापारिक पौने। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा पछुआ पवन चल रही है,
कौन सा? पछुआ पवन। फिर उसके बाद 60 डिग्री पर अधोध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र आ जाता है। फिर ध्रुवीय पूर्वीय पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन जो ध्रुवों के पास चलती है, ध्रुवीय पूर्वीय पवन है। और ध्रुवीय पूर्वी पवन मतलब कि क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवीय पूर्वी पवन। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जो है इससे मतलब क्लियर रहिएगा। देखिए जो ध्रुवीय पूर्वीय पवन है ना, ये उच्च दाब से देखिए निम्न दाब की ओर आ रहा है। जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ का जो तापमान होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तापमान कम होने का मतलब क्या है कि मतलब कि वहाँ का जो दाब क्षेत्र है वो बहुत ही अधिक है, मतलब उच्च दाब क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे तापमान अधिक होता है ना तो वहाँ का निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, लेकिन जहाँ का तापमान अधिक होता है तो निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और तापमान कम होता है तो उच्च दाब क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में हम सब लोगों को पता है कि तापमान जो है बहुत ही कम रहता है। ठीक है, वहाँ पे ठंडा रहता है, तो यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र है। उच्च दाब से मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो अधोध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है आपकी पवन मतलब कि पूर्वी पवन ऊपर से नीचे की ओर चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो है क्लियर हो गया होगा। अगर ये वाला डायग्राम आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस डायग्राम को लेकर जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि वायुमंडल वाला जो नहीं पवन वाला जो डायग्राम है उसे समझा दो, तो मैं उसे एक बार आपको अच्छे से इसी पर जो है वीडियो बना के अच्छे से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे से। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ठीक है, जो सौर परिवार है सबको पता है कि सौर परिवार जो है उसमें हमारा सूर्य आ जाता है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। 1 मिनट, क्या हो गया, हाँ, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, उल्का पिंड। अब आप लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कई जगह पे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। ठीक है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, तो नक्षत्र मंडल तो आता ही नहीं है। ग्रह, सूर्य। देखिए जो सौर परिवार है वो क्या है, सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, हो गया। अब इसके बाद जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इनका सबका एक उपग्रह है। ठीक है, उल्कापिंड। तो ये सभी मिला के जो है सौर परिवार का निर्माण करते हैं। तो सौर परिवार के निर्माण में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड ये सभी आते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार जो है ये पूछा गया है, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। एक ग्लोब जो है हम सबको अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, क्षैतिज इस तरीके से खींची जाती हैं। ठीक है, राइट, ये विषुवत रेखा होती है, फिर इसके बाद जो है इस तरीके से खींची जाती है। और जो वो क्या बोलते हैं देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, सॉरी इस तरीके से कुछ खींची जाती हैं, इस तरीके से खींची जाती है ना। तो ये क्या बताती हैं, ये जो है जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो है क्या बताती हैं, ग्लोब पर जो खींची जाती है इससे क्या मतलब होता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर, देखिए ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए तो पहले ही गलत हो जाएगा। यह पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं और पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। ग्लोब पर डिजाइन बनाकर क्या करना है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मेन उद्देश्य है ग्लोब पर खींचने का, ये स्थानों को ढूंढने में, एक सही स्थान कहाँ पर किस बिंदु पर है उसको ढूंढने में जो है मदद करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने में जो है ये क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। देखिए 8th क्लास की ज्योग्राफी का पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी जो है आप लोगों का पिछली बार आया था और इसको बहुत ही अच्छे से मैंने करा था। जितने भी क्वेश्चन है ना ये सब अगर आप लोगों ने अच्छे से किया होगा तो ये गलत नहीं होंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवाया और इससे जो है क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे। अब इसके बाद ऐसे ही हिस्ट्री भी मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी और देखेंगे कि हिस्ट्री भी आप लोगों की मिस्टेक नहीं होगी। सिविक्स की भी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है अच्छे से आप लोगों को करवा दूं, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। क्या चीज किसी वस्तु को, पदार्थ और संसाधन, किसी भी वस्तु या पदार्थ को संसाधन क्या बनाती है, कोई भी चीज को रिसोर्स कैसे बनता है। तो देखिए कोई भी चीज हमारी जो जरूरत होती है, जो हमारा उपयोगिता होती है, वही जो है उसको जो है संसाधन बनाती है। अगर किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं होगी तो मतलब उसका क्या मतलब है, रहने दो, हमारे लिए जरूरी नहीं है तो संसाधन नहीं है। तो उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता ही उसका क्या बनाती है, उसे संसाधन बनाती है, कोई भी चीज हो। ठीक है, किसी भी चीज का अगर आपने खोज कर लिया तो वो संसाधन नहीं, बल्कि वो आपके लिए कितना उपयोगी है, आपको उसकी कितनी जरूरत है, वो आप उस चीज को संसाधन बनाती है। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उपग्रह से प्राप्त चित्र नहीं, रग्बी गेंद नहीं, ग्लोब। हमारा वास्तविक निरूपक क्या है, जो पृथ्वी का वास्तविक रूप से कौन सा दिखाता है, ग्लोब ही दिखाता है। नेक्स्ट,
भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर है। अगर इस तरीके से जो है हम मान लो, एक मैं रफली डायग्राम बनाती हूँ, तो इस तरीके से कुछ आप लोगों का ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ है ना, तो गंगा ब्रह्मपुत्र ये आपका पश्चिमी जो है सॉरी जो कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, उसी के यहाँ पर है ना आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रदेश में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, बिल्कुल। यहाँ की जो जलवायु है ना मानसून के हिसाब से, मतलब यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी है, मानसून पर निर्भर करती है, ठीक है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, बिल्कुल सही। तो बी सी डी तीनों सही है। कहीं पर है ऑप्शन ए, बी सी, पहला ऑप्शन ही है, तो ये करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रियरी कहाँ पर है। पहली बात तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन देती हूँ कि प्रियरी आप बताइएगा कि कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं का उत्पादन में सहायक स्थिति का चुनाव कीजिए। अब याद रखिएगा, गेहूं किसको धान्यागार कहा जाता है, प्रियरी को। विश्व का धान्यागार, धान्यागार है, ठीक है। विश्व का धान्यागार किसे कहा जाता है, प्रियरी को। और यहाँ पर क्या अत्यधिक होता है, गेहूं। अब गेहूं के लिए जो है सहायक स्थिति को बताना है। यहाँ लोग जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे लोग जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जो प्रियरी क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, जो नई वैज्ञानिक विधियाँ हैं उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, तो क्या ये मतलब कि सही है। तो देखिए आप लोगों को बता दूं, बी और सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि यहाँ के लोग जो है अत्यधिक परिश्रमी होते हैं और ये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक विधियों का जो है यहाँ पे अधिक प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। वर्तमान समय के संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में जो सतत पोषणीय विकास, ये भी जो है आपका पहला चैप्टर है 8th क्लास की ज्योग्राफी का, ठीक है। संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल सही बात है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं। अगर आपको सतत पोषणीय विकास में सहायता करना है तो संसाधनों की जो खपत है उसको कम करना पड़ेगा, और संसाधनों का पुनःचक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी करेक्ट है। तो ए सी डी कहाँ पर है आपका, ए सी डी। देखिए फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा जो है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए सी डी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। निर्माण जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसके लिए कौन सा कारण सही है। पहाड़ महाक्षयित हैं, बिल्कुल नहीं। पहाड़ लोग जो है रेल मार्ग को बना रहे हैं, पहाड़ी लोग बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसे जो है उपयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान हो गया, नहीं। जो है इसे जो है ना बनाने के लिए इसको सही मतलब बनाने के लिए जो है प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका थर्ड करेक्ट होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रौद्योगिकी का जो है विकास हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें पाई जाती है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये 7th क्लास की ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ओजोन हुआ, हीलियम, ये सबसे कम पाई जाती है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आप ये देख सकते हैं। ऑक्सीजन जो है 21%, सबसे अधिक जो वायुमंडल में पाया जाता है वो 78% जो है नाइट्रोजन। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप जो है बता सकते हैं, कमेंट में जो है आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो है 8th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, तो जितना भी मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी ना, पहले ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगी और साथ में हिस्ट्री के क्वेश्चन भी शामिल करूंगी, क्योंकि अब हिस्ट्री जो है आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है NCERT अच्छे से कवर कर सके। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है आप लोगों को एक हेल्प जो है जरूर मिलेगी। मैं आप लोगों की मदद करूँगी। PDF जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर जो है आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा।